रिया के माता पिता की मौत के बाद सालों से वह अपनी बुआ शीला और फूफा भानु के साथ ही रहती है। बुआ जी, मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है और मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, तो मैं निकलती हूँ अभी। और फूफा जी, आप वक्त पर दवाइयाँ ले लेना। हाँ पिया बिटिया। हाँ, या बेटी, सुन तो। हाँ बुआ जी, कहिए ना। वो दरअसल आज सुबह गायों का फोन आया था और वो कह रही थी कि उसके ससुराल में थोड़े पैसों की समस्या हो गई है और उसे कुछ जरूरी काम के लिए पैसे लग रहे थे, तो मुझे उसके लिए 5,000 रुपए चाहिए थे। पर बुआ जी, मेरी अभी तक सैलरी ही नहीं आई है। मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, लेकिन वो सारे सेविंग के हैं। तो बाद में कर लेना सेविंग, अभी दे दे हमको। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? हमारी बेटी को जरूरत है, इसीलिए मांग रही है वो। ठीक है फूफा जी, अभी देती हूँ। ये लीजिए। पिया अपने बुआ और फूफा को बहुत ही प्यार और सम्मान देती है, लेकिन वो दोनों एक नंबर के लालची होते हैं। क्या जिंदगी है हमारी, हाय, मजा ही आ जाता है। शीला, ये प्रिया तो हमारा एटीएम कार्ड है, जब मन चाहे तब पैसे निकाल लो। एटीएम के साथ साथ मुफ्त की नौकरानी भी। सच में भगवान जी, हर जन्म में मुझे ऐसी ही जिंदगी मिले। एक दिन जिस कंपनी में प्रिया काम करती है, वो कंपनी लॉस में जाने के कारण बंद पड़ जाती है, जिसके बाद प्रिया का काम छूट जाता है। फिर वो कई जगह पर जाकर नया काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। क्या कहा? अरे ऐसे कैसे काम नहीं मिला? 2 हफ्ते हो गए हैं तेरे काम को छूटे हुए। तेरे फूफा जी की पेंशन के सहारे ये घर नहीं चलने वाला। अरे भूल गई क्या तू? बचपन से तुझे हमने ही पाला है। देख प्रिया, हमें कुछ नहीं पता, जल्दी से जल्दी नया काम ढूंढ, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अभी चल जा, खाना बना मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। जी जी फूफा जी। अब जब पिया घर में पैसे नहीं देती, तभी शीला और भानु में आया बदलाव देखकर पिया को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों उसके साथ बद से बदतर तरीके से पेश आते हैं और उसे जरा सी भी गलती होने पर उसे बहुत मारते हैं। मुझे माफ कीजिए बुआ जी, लेकिन प्लीज मुझे मत मारिए। चुपचाप मुझे सारी सेविंग के पैसे दे दे, फिर तो कंगाल भी हो जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और जल्दी से नया काम ढूंढ ले, ताकि फिर से पैसे घर पर आते रहे, वरना ऐसी ही मार खाती रहेगी तू। ठीक है फूफा जी। पिया अब भानु और शीला के अत्याचार से बहुत परेशान हो जाती है और फिर एक रात वो वहां से भागने का फैसला कर लेती है, लेकिन उस रात तूफानी बारिश हो रही होती है। बुआ जी और फूफा जी से मैंने इतना प्यार किया, लेकिन जब मेरा काम छूट गया तब उनके तेवर ही बदल गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों इतने लालची और बुज़दिल होंगे। अब मैं उनके पास बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं तो अकेली ही जिंदगी जीऊंगी। भीगते भीगते पिया अचानक से बीच सड़क पर ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वहां पर एक गाड़ी आती है जिसमें अभिराज और उसका दोस्त पुलकित होता है। वो दोनों गाड़ी रोककर तुरंत पिया के पास जाते हैं। ओ नो अभी, ये लड़की तो बुखार से पूरी तरह तप चुकी है। पुलकित, जल्दी से गाड़ी घर ले चल और डॉक्टर को भी वहीं पर बुला ले। हाँ अभी। अभिराज पिया को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में रखता है। फिर वो तीनों पुलकित के घर चले जाते हैं। बारिश में बहुत घंटों से भीगने के कारण इन्हें बहुत तेज बुखार आया है। अच्छा हुआ कि आप दोनों इसे यहाँ पर लेकर आए, वरना इनका बुखार और बढ़ जाता और जिस वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। जी डॉक्टर, लेकिन अब ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल, मैंने दवाइयाँ लिख दी है और साथ ही इंजेक्शन भी दे दिया है। सुबह तक तो ये होश में भी आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिया रात भर कोयल और पुलकित के घर पर ही रहती है। फिर अगले दिन उसे बेहतर महसूस होता है। तभी अभिराज उसके लिए ढेर सारे फ्रूट्स लेकर आता है
फिर पिया उन तीनों को अपनी पूरी कहानी बताती है। पिया, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम वहां से भाग आई और ये तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। हाँ पिया, लेकिन अभी तुम्हें डरने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर। अब से तुम पुलकित और कोयल के साथ ही रहोगी। मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा। अभी कुछ दिनों तो तुम आराम ही करो, फिर आगे का हम बाद में देखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई और साथ ही मुझे यहाँ पर रहने भी दे रहे हो। मुझे जब जॉब मिलेगी तब मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ पिया, और अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम मेरी ही कंपनी ज्वाइन करो ना। आपकी कंपनी? हाँ पिया, अभिराज एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। इसके पापा गगन रायचंद की तरह इसने भी बहुत नाम कमाया है। गगन रायचंद? अचानक से पिया के सर में हल्का सा दर्द होने लगता है। आह, क्या हुआ पिया? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं अभिराज जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मैं आपकी कंपनी में काम जरूर करूंगी। शुक्रिया अभिराज जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब तो आप मुझे जॉब भी दिला रहे हैं। कोई बात नहीं पिया, इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपना ख्याल रखो और कुछ भी लगे तो मुझे जरूर बताना। ठीक है अभिराज जी। दूसरी तरफ भानु और शीला पिया को खूब ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। वही अभिराज अब रोजाना पिया से मिलने पुलकित के घर जाता है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखता है। फिर एक दिन फोन पर, हाँ कोयल, पिया को आज भी तुम खिचड़ी ही देना, और हाँ, टाइम टू टाइम वो सूप भी देती रहना। देखो अभिराज, तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। तुम और पुलकित वहां पर काम संभालो, यहाँ की कोई फिक्र मत करो। ठीक है कोयल, एंड थैंक यू सो मच। बड़ी अजीब बात है, आज से पहले मैंने अभिराज को किसी भी लड़की की इतनी चिंता करते हुए नहीं देखा। कहीं ये चिंता प्यार तो नहीं? फिर एक हफ्ते बाद पिया पूरी तरह ठीक हो जाती है और अभिराज की कंपनी में काम पर भी लग जाती है। अब अभिराज पिया को सुबह अपने साथ लेकर जाता है और शाम में वापस पुलकित के घर छोड़ देता है। इस तरह अब दोनों का रिश्ता काफी पक्का हो जाता है। अभिराज जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ पिया, चलो हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। अरे लेकिन मैं आपके साथ खाना कैसे खा सकती हूँ? मैं तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय हूँ ना, तो मुझे बाकी एम्प्लॉयज के साथ बैठकर उन्हीं के साथ खाना खाना चाहिए। ओफो पिया, ये मेरी कंपनी है और मैं जैसा कहूँगा वैसे ही करो। तुम मेरी एम्प्लॉय होने से पहले एक अच्छी दोस्त भी हो, इसीलिए कह रहा हूँ, जल्दी से बैठ जाओ यहाँ पर, हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। ठीक है अभिराज जी। अरे यार, ये जीजी मत बोला करो मुझे, ऐसा लगता है कि मैं 50-60 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। ओह, माफ कीजिए, अब से मैं आपको अभिराज सर बुलाऊंगी। ये तो ठीक रहेगा ना? नहीं पिया, तुम मुझे सिर्फ अभी कहकर बुला। मैं अभिराज सिर्फ बाकी लोगों के लिए हूँ, लेकिन मेरे अपनों के लिए मैं अभी हूँ। और तुम मुझे आप कहकर मत बोलो, तुम करके बोलो, सुनने में बहुत अपना सा लगता है। ठीक है अभी, ये हुई ना बात। तुम भी ना अभी, सच में। चलो अब खाना खाते हैं, वैसे भी ये ठंडा हो चुका है। अरे कोई बात नहीं पिया, माइक्रोवेव है ना। अरे अब जाने दो ना। नहीं पिया, मेरे होते हुए तुम ठंडा खाना कैसे खा सकती हो? ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। लाओ। अरे पर फिर अभिराज अपने स्टाफ से कहकर पिया का खाना गर्म करवाता है और फिर वो दोनों एक साथ ही खाना खाते हैं। ऐसे ही उन दोनों को ऑफिस में हर बार साथ देखकर ऑफिस के एम्प्लॉयज पिया से अब जलने लगते हैं। आ गई बॉस की चमची, चिपकू कही की। हाँ यार, ये अच्छा तरीका है अपने करियर को आगे बढ़ाने का। बस दिन भर बॉस के साथ ही चिपकी रहो। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, झटपट प्रमोशन के लिए ये कुछ भी करती है। क्यों रे पिया,
और कितना नीचे गिरोगी तुम। उन दोनों एम्प्लॉयज की बातें सुनकर प्रिया बहुत दुखी हो जाती है। तभी वहां पर अभिराज भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो वहां पर आकर उन दोनों को खूब सुनाता है। ये जो कुछ भी तुमने अपनी गंदी जबान से बोला है, ये आज तो बोल दिया, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ बोलने की जुर्रत भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रहने दो ना अभी। नहीं पिया, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, बल्कि यहाँ पर मौजूद हर एक एम्प्लॉय के लिए बोल रहा हूँ। हर एम्प्लॉय अपने आप में होनहार और काबिल है और इसीलिए वो तरक्की कर रहा है। मेरे साथ चिपके रहने के कारण नहीं, उनकी खूबियों के कारण वो आगे जा रहे हैं। तो इसीलिए तुम दोनों भी अगर अपने काम पर ध्यान दोगे तो तुम भी तरक्की करोगे। सॉरी सर। माफ कीजिए सर, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अपना सॉरी अपने पास ही रखो और आइंदा से किसी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। इस बार तो मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर तुम दोनों को सॉरी बोलना ही है तो पिया से बोलो। सॉरी पिया, हम दोबारा ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ पिया, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं। इस तरह अभिराज हमेशा पिया का साथ देता रहता है और ऐसे ही दोनों को समय के साथ साथ एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन, पिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हिम्मत तो हो नहीं रही, लेकिन अब बस कह देता हूँ, क्योंकि अब मैं इस जज्बात को अपने दिल में और ज्यादा छुपा कर नहीं रख सकता। कौन सी बात अभी? क्या बोल रहे हो तुम? पिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या? देखो पिया, तुम पर मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें अगर इस बारे में सोचना है तो तुम अपना समय ले सकती हो। मैंने तो बस अपने दिल का हाल बताया है। मुझे नहीं पता कि ये सब कब और कैसे हुआ, पर अब जो भी है वो बस तुमसे ही है। अभी सच कहूं, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। क्या? हाँ अभी, फर्क बस इतना है कि तुमने जता दिया, लेकिन मैं जताने से डर रही थी। अरे वाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ पिया, क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वही तुम भी मेरे लिए करती हो, और ये जानकर मेरा दिल बस खुशी से झूम उठा है। क्या अभी तुम भी सच में पागल हो। अभिराज अब अपने माता पिता मृदुला और गगन से पिया के बारे में बात करता है और उससे शादी करने की इच्छा जताता है। अरे वाह अभी बेटा, तुम्हें तो प्यार हो गया है और तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी भी करनी है, और ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ अभी, और हम तुम्हारी खुशी के आगे नहीं जाएंगे। अगर तुमने उस लड़की को अपनी जीवन साथी के तौर पर चुना है तो इसका मतलब वो लड़की अच्छी ही होगी। हमारी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ है बेटा। सच में डैड, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेटा, बस एक बार उसे यहाँ पर बुला और हमसे अच्छे से मिलवा, क्योंकि उसके बाद ही हम शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे और तुम दोनों की शादी भी करवाएंगे। ठीक है पापा। फिर अगले दिन अभिराज प्रिया को लेकर रायचंद मेंशन आता है, और जब प्रिया वहां पर गगन को देखती है तब उसे देखते ही प्रिया के सर में दर्द होने लगता है और उसे कुछ याद आता है और किसी आदमी का धुंधला धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है। हे भगवान, मेरा सर। प्रिया, क्या हो रहा है तुम्हें? अभी प्रिया को वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। किशोरी अपनी बेटी सीरत और बेटे सार्थक के साथ रहती है। एक दिन जब सीरत घर के बाहर अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है, तभी ओफो यार नीता, तू क्या थोड़ी पागल हो गई है क्या? तूने ही मुझे कहा था ना कि केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाने में तू मेरी मदद करेगी, लेकिन तू अब लास्ट मिनट पर यह कह रही है कि तू नहीं आ सकती। अब मैं क्या करूं यार, मेरी मदद कौन करेगा?
तभी वहां पर उसकी पड़ोसन मनीषा की बेटी भाव्या आती है। अरे सीरत, तुम टेंशन मत लो, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मुझे केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है कि कैसे लास्ट मिनट पर तुम्हारी सहेली ने तुम्हें मना कर दिया है। हाउ स्वीट भाव्या दी, आप तो बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। चलिए हम जल्दी से प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर भाव्या सीरत के घर जाकर उसके प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करती है और साथ ही वो घर में सबके लिए चाय भी बनाती है। भाव्या का इतना अच्छा बर्ताव देखकर किशोरी उससे बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है भाव्या बेटी, तुमने तो सबके लिए चाय भी बना दी, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे किशोरी आंटी, अब आपके पैरों में दर्द हो रहा है ना, इसीलिए मैंने बना दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैंने चाय अच्छी बनाई है। धन्यवाद बेटी। किशोरी अपने बेटे सार्थक के लिए लड़कियां ढूंढ रही होती है। फिर एक दिन वो लोग बाजार में मिलते हैं। तभी, अरे किशोरी बहन, मनीषा बहन, क्या हुआ? आप दोनों अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो ना? मिला कि नहीं कोई? अरे नहीं सुमन, अभी तक मुझे कोई रिश्ता नहीं मिला। हाँ सुमन, मेरा भी यही हाल है। अरे तो फिर तुम दोनों एक काम करो ना, तुम दोनों अपने बेटा और बेटी का रिश्ता क्यों नहीं जोड़ते? वैसे भी सार्थक और भाव्या एक दूसरे को कितने लंबे समय से जानते हैं। अरे हाँ सुमन, मैं तो हर जगह पर रिश्ते ढूंढती रही, लेकिन मेरे दिमाग में अपनी पड़ोसन की बेटी तो आई ही नहीं। भाव्या वैसे एक बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की है। जब जब वो घर पर आती है तब वो मेरी बहुत सेवा करती है। हाँ किशोरी बहन, मेरे दिमाग में भी सार्थक का ख्याल कभी नहीं आया। वो भी एक अच्छा और होनहार लड़का है, इतनी अच्छी पोस्ट वाली नौकरी करता है और मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है और ना ही मेरी भाव्या और उसके पापा को होगा। हाँ मनीषा बहन, मुझे भी कोई एतराज नहीं है और मेरा बेटा तो वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी। इसका मतलब रिश्ता पक्का समझो। इस तरह किशोरी और मनीषा के फैसले से अब सार्थक और भाव्या की शादी हो जाती है और किशोरी की पड़ोसन ही उसकी बहू बन जाती है। लेकिन शादी के बाद जब भाव्या सबके लिए नाश्ता बनाती है तभी, ओ गॉड भाव्या, ये हलवा है या कोई जानलेवा पदार्थ? अरे इसमें तो तुमने चीनी भी नहीं डाली है और ना ही ये पका हुआ है। अरे अगर ये पका हुआ भी होता ना तो मैं उसे उपमा समझकर खा लेता। हाँ भाभी, ये पराठे भी आपने कैसे बनाए हैं? आधे हैं जो कच्चे हैं और बाकी के आधे जले हुए हैं। काव्या बहू, अरे ऐसी कौन सी राजधानी एक्सप्रेस पकड़नी थी तुझे जो तूने इतनी जल्दबाजी में इतना घटिया खाना बनाया? मुझे तो लगा था कि तेरे हाथों में स्वाद होगा, लेकिन तू तो एकदम गई गुजरी निकली। माफ कीजिए माँ जी, पहले ही लेट हो गया था ना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में सब घोटाला कर दिया। आई एम रियली सॉरी सार्थक और सीरत, अगली बार मैं पराठे एकदम अच्छे बनाऊंगी। उस दिन तो भाव्या को सभी समझ लेते हैं, लेकिन अब बीतते वक्त के साथ साथ भाव्या यूं ही सारे काम जल्दबाजी में करके पड़ोस में अपने मायके में चली जाती है। अरे भाव्या बेटी, आज तू यहाँ पर 5वीं बार आ रही है। अब तेरी शादी हो चुकी है तो तू यहाँ पर बार बार क्यों आती है? हाँ बेटा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें अब अपने घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। माँ पापा, आप दोनों को मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो बता दीजिए, मैं वापस यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। अरे नहीं बेटी, हमने ऐसा कब कहा? लेकिन बार बार यहाँ पर आना सही नहीं है। अरे लोग क्या कहेंगे? और ये सब करना तुम्हें एक बहू होने के नाते शोभा भी नहीं देता है। और नहीं तो क्या, अरे ससुराल में एक बहू को कितने सारे काम होते हैं और अगर उसके बावजूद भी तेरे पास वक्त बच रहा है तो तू उसे अपनी सास और ननद के साथ बिता। लेकिन तू यहाँ पर दिन में 50 बार मत आया कर।
ये तेरा मायका है और अब तू पराई हो चुकी है, समझी कि नहीं? नहीं माँ, मैं मेरे सारे काम निपटा कर ही आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आकर मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं ससुराल में नहीं कर सकती, जैसे कि आराम करना, जितना मर्जी हो उतना टीवी देखना, फोन पे बातें करना, जो चाहे जब चाहे खा लेना, और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है माँ। हे भगवान! भाव्या की बातें सुनकर मनीषा अपना सिर पकड़ लेती है। मनीषा के इतना समझाने के बावजूद भी भाव्या उसकी कोई बात नहीं सुनती, और उसके इस जल्दबाजी में काम करने के कारण एक दिन शाम तक गीले कपड़े बाल्टी में वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं, और दिन भर वॉशिंग मशीन का बटन भी चालू रहता है। ये देख भाव्या बहू, अरे तेरे मायके भागने के चक्कर में तू सारे काम आधे अधूरे करके जा रही है। ये कपड़े सुबह से गीले हैं, इन्हें तो तूने धो दिए, लेकिन सुखाएगा कौन? और ये मशीन का भी बटन ऑन ही रखा है। अरे ये सब तेरा क्या चल रहा है? माफ कीजिए माँ जी, वो मैं भूल गई। अरे चुप कर, बस माफ कीजिए ही करती रहती है, धोबी कहीं की। अरे शादी के पहले तो तू कितनी संस्कारों वाली लगती थी, लेकिन शादी के बाद तेरे असली रंग पता चल रहे हैं। मौका मिला नहीं कि फुदक फुदक के अपने मायके चली जाती है, निर्लज्ज कहीं की। और भाभी, अगर आपको अपना मायका इतना ही प्यारा है ना, तो अपनी शादी ही क्यों की? आप एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती, और आपने तो मेरे कमरे की सफाई भी नहीं की। सुबह कॉलेज जाने से पहले बताया था मैंने आपको, लेकिन मेरा कमरा अभी तक गंदा पड़ा है। सीरत, तुम तो ज्यादा बोलो ही मत। मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, बहू हूँ इस घर की। और तुम्हें अगर अपने कमरे की सफाई की इतनी ही पड़ी है ना, तो तुम खुद कर लो ना। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो सारे काम मुझसे करवाती हो। अरे मैं अपने मायके ही जाती हूँ ना, थोड़ी ना कोई गुनाह किया है मैंने। भाव्या, तू मेरी बेटी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरे वो तुझसे छोटी है, लेकिन इसमें तो तुझसे भी ज्यादा अकल और समझ है। तू बस दिखावे के लिए गुनी और सुशील बनती है, और नौकरानी नहीं। एक बहू होने के नाते ये सारे काम करना तेरी जिम्मेदारी और फर्ज है। और अगर तुझे मायके में जाना है ना, तो तू जा सकती है, किसी ने तुझे रोका नहीं है, पर अपने सारे काम खत्म करके जाना। ठीक है माँ जी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर भाव्या मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, और उसके अगले दिन वो सारे काम ध्यान से करती है। लेकिन उसके अगले ही दिन वो वापस से वही गलतियां दोहराने लगती है। इसीलिए अब गुस्से में किशोरी मनीषा और पारितोष के पास जाती है, और उनसे वो भाव्या की शिकायत करती है। भाव्या, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें मैंने और तेरे पापा ने 1000 बार समझाया है कि अपने ससुराल और गृहस्थी पर ध्यान दे और अपने मायके में कम आया कर, लेकिन तुम किसी की नहीं सुनती। अब देखो, तुम्हारी वजह से इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसे नहीं चलता भाव्या, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, उनके घर की बहू और बीवी बन चुकी हो। माफ कीजिए पापा, माफ कर दो माँ, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी और अपनी बात पर टिकी रहूंगी और ससुराल पर ज्यादा ध्यान दूंगी। पक्का पापा। लेकिन इस बार भी भाव्या अपनी बातों से मुकर जाती है। 3 दिन वह ठीक से रहती है, लेकिन चौथे दिन उसके नखरे फिर से शुरू हो जाते हैं, और वो अब दोपहर में छुप छुप कर मायके जाने लगती है, ताकि अपने माँ और पापा के तानों से बच सके। एक रोज, क्या मतलब भाव्या गायब हो गई है? अरे सुबह से तो घर पर ही काम कर रही है ना। पता नहीं बेटा, अरे आजकल तो वह ऐसे ही गायब होती रहती है। शायद अपने मायके गई हो, वहीं पर जाकर देखते हैं। फिर किशोरी भाव्या के मायके चली जाती है और वहां की बेल बजाने लगती है। क्या हुआ किशोरी बहन? अरे मनीषा बहन, आपने हमारी भाव्या बहू को देखा है क्या कहीं? पिछले 2 घंटे से वो लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई।
क्या? अरे ये आप क्या कह रही हो किशोरी बहन? हाँ पारितोष भाई साहब, हमें तो लगा कि वो यहीं पर होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। अरे नहीं किशोरी बहन, वो यहाँ पर आई ही नहीं। उतने में वहां पर भाव्या पीछे से आ जाती है और सबसे कहती है, क्या हुआ माँ? कौन इतनी बेल बजा रहा था? अरे भाव्या तू यहाँ पर? लेकिन तू यहाँ पर कब आई और कैसे आई? हाँ भाव्या, हमने तो तुम्हें अंदर आते हुए देखा ही नहीं। अरे पापा, वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों सो रहे थे ना, और आपकी नींद खराब ना हो, इसलिए मैंने बेल बजाई ही नहीं और अपनी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर चली आई आराम करने। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो भाव्या? देखो किशोरी बहन और बाकी सब लोग कितने परेशान हो गए हैं। सॉरी माँ। देख रही हो ना मनीषा बहन, अरे इसे समझाए हुए ठीक से एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और इसने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी है। अरे इसके नखरे देख देख कर तो हम परेशान हो गए हैं। माफ कीजिए किशोरी बहन, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। और भाव्या, अब बस बहुत हो गया, हम भी और ये सब सहन नहीं कर सकते। पारितोष जी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब हम यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। हम बरेली में अपने बेटे और बहू के पास जाकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहकर ये लड़की और बिगड़ती जा रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन अपनी शादी तोड़कर ही मानेगी। हाँ मनीषा, मैं भी इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। क्या? अरे नहीं माँ पापा, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज पापा, यहाँ से मत जाओ। मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। मैं पक्का सुधर जाऊंगी। प्लीज माँ, ऐसा मत करो ना। चुप रहो तुम भाव्या। अरे तुम तो हर बार कहती हो कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन कभी नहीं सुधरती। 4 दिन बाद तुम्हारी यही हरकतें फिर से शुरू हो जाती है। अरे तुम्हें तो अपनी इज्जत और अपनी लाइफ की कुछ भी नहीं पड़ी है, लेकिन हमें तुम्हारी पूरी चिंता है। और अब हमारे यहाँ से जाने के बाद ही तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी। अरे नहीं माँ, मैं इस बार सच कह रही हूँ। मैं सच में सुधर जाऊंगी। लेकिन प्लीज माँ, प्लीज यहाँ से मत जाओ। पापा, आप तो माँ को समझाइए ना। नहीं भाव्या, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे पड़ोस में ही मायका होने के कारण तुम तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही हो। अगर हम यहाँ पर होते ही नहीं ना, तो तुम एक अच्छी बहू बन सकती हो। इसीलिए हमारे यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। भाव्या उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो दोनों नहीं रुकते और अपना ये वाला घर किराए पर देकर वो दोनों अपने बेटे और बहू के पास जाकर रहते हैं, जिसके बाद भाव्या को अब ना चाहते हुए भी ससुराल में ही रहना पड़ता है। और फिर वक्त के साथ साथ वो अपने ससुराल के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। पम्मी और जोगिंदर के बेटे नमन की शादी वंदना से होती है। नमन एक पंजाबी लड़का होता है और वंदना एक मद्रासन। उन दोनों का मिलन एक मैट्रिमोनी साइट के जरिए हुआ होता है। एक दिन की बात है। ये लो मम्मी जी, आज मैंने आप सबके लिए स्पेशल डोसा, उत्तप्पा, इडली और मेदू वड़ा बनाया जी। चख के बताइए कैसा बना जी। ओए भूतनी की, तुझे पता नहीं है क्या? हमारे यहाँ पर डोसा वोसा नहीं खाते, बल्कि आलूदे पराठे खाते हैं, वो भी मक्खन के साथ। ये की है फिर? और नहीं तो क्या। ओए नमन पुत्र, तूने इसनु बताया नहीं क्या? अरे वंदू, मेरे घर वाले ये सब नहीं खाते। अरे ओए वंदू चंदू मंदू, कान खोलकर सुन ले, इस घर में ये सब खाना नहीं बनेगा। ओनली पंजाबी खाना बनेगा। यू स्टैंड अंडर? ओ पम्मी जी, वो अंडरस्टैंड हुंदा है। ओ जो भी गलो सानू की, तुसी समझ गए ना? तो होर की। बेचारी वंदना कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप रसोई में जाकर यूट्यूब पर देखकर पराठे बनाने लगती है। लेकिन जब उसके पराठे पम्मी और जोगिंदर खाते हैं, तभी
हायो रब्बा, ओए मद्रासन, ये पराठे है या फीकी रोटी? अरे इसमें ना नमक है ना स्वाद, सारा मजाक खराब कर देता। लेकिन मम्मी जी, आप लोग ऐसा कैसा कहता जी? मैंने तो अपना 110% लगाया इसे बनाने में, तो आपको भी इसे मीठा समझकर खाना चाहिए ना जी। ओए चुप ओए, अगर 110% लगाया होता तो ये ऐसा बनता ही नहीं। सुन लो बहू, तुम्हें अब जल्द से जल्द पंजाबी खाना बनाना सीखना होगा। और हाँ, घर में कोई साउथ इंडियन खाना नहीं बनेगा। लेकिन बेबे, वंदू ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब पहली बार में ही वो एकदम अच्छा पराठा बना दे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आपको उसकी कोशिश भी देखनी चाहिए ना। वो एक खोतिया, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। मैनू ना सिखा की सही है और की गलत, वरना एक रपटा मारूंगी ना तो पूरे भारत का नक्शा छप जाएगा तोड़े गाल विच। वड्डा आया। वंदना उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन जब वंदना लगातार बस सफेद साड़ियां ही पहनती रहती है, तभी पम्मी उसे सुनाने लगती है। ओए मद्रासन, तेनू मेरी गल एक वारी वे समझ नहीं आती क्या? अरे सफेद साड़ी पहनकर क्यों भटकती रहती है पूरे घर विच? अब तू एक पंजाबन हो चुकी है, इसीलिए तू अब से पंजाबी सूटी पहनेगी। समझ आई मेरी गल? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे को जो सही लगेगा मैं वही करेगी। ये हमारा मद्रासी लोगों का पोशाक है और आप मुझे नहीं बता सकती कि क्या पहनना है और क्या नहीं। समझ गई आप? क्या? ओए फिट्टे मुंह तेरा, अपनी सास से उल्टी बात करेगी, खुद नु समझती की है तू? बेबे, बंधु सही तो कह रही है, इसमें गलत ही क्या है? उसे जो पहनना अच्छा लगता है वो पहन सकती है। और ये अभी अभी एक पंजाबी घर में आई है, इसे यहाँ के तौर तरीके और हर एक चीज में डलने के लिए टाइम लगेगा। ओए बस कर ओए, ज्यादा अपनी वड्डी साइड लेने की कोशिश ना कर। पम्मी जी जो कह रही है सही कह रही है। आइयो वेंकटेश्वरा, ये मैं किधर फंस गई जी? ऐसा कैसा पंजाबी ससुराल मिला है मुझे? इससे अच्छा तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती नमन। अब दिन ब दिन वंदना के पंजाबी सास ससुर उसे किसी ना किसी बात को लेकर सुनाने लगते हैं, जो वंदना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बहुत दुखी होने लगती है। एक रोज, ये लो नमन, तुमको कमजोरी आया था ना, ये कोकोनट वाटर पियो, इससे तुम्हें आराम पड़ेगा। मेरा अम्मा अप्पा भी मुझे यही देता था घर पे। ओए मद्रासन, ये क्या तो डम मद्रासी मायका नहीं है, ये एक पंजाबी घर है और इसीलिए मेरा पुत्र तेरा ये नारियल पानी नहीं पिएगा, बल्कि मेरे हाथ की बनी ताजी लस्सी पिएगा। ये ले पुत्र, लस्सी पी, इसे पीकर तो तू 1 मिनट में ही चंगा हो जाएगा। लेकिन बेबे, अये यो मम्मी जी, इसे लस्सी मत दीजिए, इससे सर्दी हो जाता जी। ओए मद्रासन, अब तू हमें मत सिखा कि हमारे पुत्र विच की सही है और की गलत। हमने इसे जन्म दिया है, और नहीं तो क्या। चल अब जा यहाँ से और जल्दी से लोरी की तैयारी कर। घर में रेवड़ी और मूंगफली सब कुछ है कि नहीं चेक कर। फिर लकड़ियों का बंदोबस्त भी तो करना है और सारे पंजाबी पकवान भी बना दे। अय्यो, इतना सारा काम? लेकिन ये लोरी फेस्टिवल में इस सब का क्या काम जी? इसमें तो बच्चों को लोरी सुनाएगा ना जी। अरे खोती, लोरी का त्योहार अलग होता है, उसमें लकड़ियों को जलाकर पूजा करते हैं और लोरी अलग होती है। बेवकूफ कही की। चल जा अब, और कोई सियप्पा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई गल? जी। फिर एक दिन पम्मी मार्केट में से चिकन लाती है और वंदना को देते हुए कहती है, ये ले चिकन, आज घर में बटर चिकन बनेगा। आइए यो वेंकटेश्वरा, ये क्या? आप क्या पागल हो गया क्या जी? मैं नहीं छू सकती इस चिकन को, हमारा मद्रासी लोग में नहीं खाता जी। ओए फेर की होया,
तू अब एक पंजाबी परिवार की बहू है। भूल जा मद्रास अन्नू। अब इधर रह के इधर के रंग में रंग जा। ना बाबा ना, मुझको नहीं खेलना चाहिए रंग में होली। आप ही बनाओ और आप ही खाओ। मैं तो चलिए अपना रजनीकांत का मूवी देखने। ओए मद्रासन, खबरदार जो तूने रजनीकांत की मूवी चलाई तो इस घर में सिर्फ पंजाबी लोगों की ही मूवी लगाई जाएगी। ओयो हनी सिंह। नहीं नहीं, रजनीकांत मेरा फेवरेट हीरो जी, इसीलिए मैं तो उसका ही मूवी देखूंगी जी। इतना कहकर वंदना वहां से चली जाती है। अरे ये मद्रासन का नाटक तो कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। वो ठंड रखो पम्मी जी, वरना हमारा पुत्र उदास हो जाएगा। वो जी उसनु की है, कुत्ते दिन भर ऑफिस विच रहता है और यहाँ पर ये मद्रासन मेरे नाल बैठी है खून चूसने। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। घर में बैठे बैठे वंदना बोर हो जाती है और वो तय करती है कि वो अपनी कथक क्लासेस खोलेगी और वो उसके पैम्पलेट्स भी बना लेती है। अब मैं कथक क्लासेस खोलूंगी जी और वहां पर सबको अच्छे से कथक सिखाऊंगी। बहुत खूब मेरी मद्रासन बीवी, तुम एक प्रोफेशनल कथक डांसर हो और तुम्हें तो ये करना ही चाहिए। हर लड़की को अपने करियर में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तभी वहां पर पम्मी आती है। ओए मद्रासन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गल किए बिना कथक क्लासेस खोलने की? दिखा मेनू, दिखा। फिर पम्मी उस पैम्पलेट को लेकर उसे फाड़ देती है। अय्यो, ये आपने क्या कर दिया जी? देख मद्रासन, तू अब इस घर की बहू है और हमारे यहाँ कथक नहीं होता। ओए हम लोग तो भांगड़ा पाते हैं। ओए बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। अपनी सास की ये हरकतें देखकर वंदना को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हुआ जी, अब मैं इधर नहीं रुकेगी। देखो नमन, जिस घर में मेरा इज्जत नहीं होगा और मेरा कदर नहीं किया जाएगा, उस घर में मैं नहीं रुक सकती। मैं जा रही है। रुको वंदू, मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम इस घर में नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। बेबे, पापा, आप दोनों ने हमेशा ही वंदू का दिल दुखाया है, लेकिन इसने तो हमेशा ही आपका दिल खुश करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आप दोनों ने इसे एक बार भी नहीं समझा। इसे इस घर के तौर तरीके समझने में वक्त लगेगा और ये बात आपको समझनी चाहिए थी। इतना कहकर वंदना और नमन अपने रूम में चले जाते हैं और अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगते हैं। उन दोनों को जाते हुए देखकर पम्मी और जोगिंदर को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो दोनों उन्हें रोक लेते हैं। ओए नमन पुत्र, रुक जा पुत्र, रुक जा मद्रासन, मैनू माफ कर दे। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया सी। मुझे समझना चाहिए था कि ये एक मद्रासन है और इसे इसके उसूलों से जीने देना चाहिए। और तो और इसे हमारे घर के तौर तरीके समझने में वक्त लगेगा, लेकिन नहीं, मैंने तेरे साथ बहुत गलत तरीके से सलूक किया। मुझे माफ कर दे पुत्र, माफ कर दे मैनू। और मैनू भी माफ कर दो पुत्र जी, लेकिन घर छोड़कर मत जाओ। तुम दोनों के जाने के बाद ये घर सुना सुना लगेगा। मान जाओ मेरी गल, माफ कर दो अस्सी दोनों नू। लेकिन पापा। ठीक है जी, माफी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप दोनों को मेरे लिए कुछ करना होगा जी। ओए जल्दी दस, क्या करूं तेरे नाल? आप दोनों को साउथ इंडियन लोगों की तरह तैयार होना होगा जी और मेरे साथ डांस करना होगा। ओए बस इतनी सी गल? ठीक है, रुक तू। फिर पम्मी और जोगिंदर दोनों साउथ इंडियन कपड़े पहनकर आते हैं और साथ ही वंदना और नमन भी तैयार होते हैं। चारों ने लुंगी पहनी होती है और साथ ही काला चश्मा पहनकर चारों नाचने लगते हैं। मुझको थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मुड़े बना के। लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। और इस तरह अंत में वंदना
अपने सास ससुर को माफ कर देती है और सभी हंसी खुशी साथ में मिलकर रहने लगते हैं।